इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझेंगे कि गिटहब कोपायलट जैसे एआई टूल्स को सेफली ऑपरेट करने के लिए उनके आउटपुट को वैलिडेट करना क्यों अत्यंत आवश्यक है और इसके पीछे के कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन एडवांस्ड एआई टूल्स को ऑपरेट करते समय सबसे क्रिटिकल स्टेप है उनके आउटपुट को रिगरसली वैलिडेट करना। अगर हम इसके बेसिक्स को एनालाइज करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोई लॉजिकल कंपाइलर्स या कैलकुलेटर्स नहीं है, वे प्रोबेबिलिस्टिक इंजन्स हैं जो केवल आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एआई सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करेक्टनेस या ट्रूथ का कोई इनबिल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब के रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा डेवलपर की ही होती है। जब आप एआई जनरेटेड कोड को अपने आईडीई में एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस कोड की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और करेक्टनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आउटपुट वैलिडेशन की आवश्यकता इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि एआई ऐसे सॉल्यूशंस दे सकता है जो पहली नजर में बिल्कुल परफेक्ट लगी, लेकिन अगर आप उन्हें डीप में जाकर देखेंगे तो उनमें हिडन बग्स, मेमोरी लीक्स या आर्किटेक्चरल फ्लॉज हो सकते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे एआई की फास्ट सजेशंस को अपने प्रोडक्शन या मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे तो हम सिस्टम में साइलेंटली बहुत बड़ा टेक्निकल डेट इंजेक्ट कर देंगे। इसलिए एआई को हमेशा एक जूनियर को पायलट की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको हर एक सजेस्टेड लाइन को उसी तरह स्क्रूटिनाइज और रिव्यू करना है जैसे आप अपने किसी कलीग की पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है कि मशीन की स्पीड और इंसान की एक्यूरेसी का सही बैलेंस बना रहे, तभी हम सेफ सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं। इस पाइथन स्निपेट में हम देख रहे हैं कि एआई ने डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही बेसिक और सिंपल फंक्शन सजेस्ट किया है। एआई ने फाइनल प्राइस निकालने के लिए प्राइस को डिस्काउंट परसेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। सिंटैक्स के हिसाब से ये कोड बिल्कुल सही है और कंपाइल भी हो जाएगा, लेकिन एक सीनियर डेवलपर के रूप में जब आप इस आउटपुट को वैलिडेट करते हैं तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इसमें इनपुट वैलिडेशन मिसिंग है। अगर यूजर ने डिस्काउंट परसेंट में 0.20 की जगह सीधी 20 पास कर दिया तो फाइनल प्राइस नेगेटिव में चला जाएगा और बिजनेस को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा इसमें टाइप चेकिंग या नल वैल्यूज को हैंडल करने का कोई कोड नहीं है। यही कारण है कि हमें एआई जनरेटेड कोड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोड का सिर्फ रन होना काफी नहीं है, उसका बिजनेस लॉजिक और एज केसेस के हिसाब से बुलेट प्रूफ होना ज्यादा जरूरी है। इस फ्लो चार्ट में एआई असिस्टेड डेवलपमेंट की सेफ वर्कफ्लो को विजुअलाइज किया गया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काम करते समय सबसे कॉमन और रिस्की प्रॉब्लम जो डेवलपर्स फेस करते हैं वो है एआई हेलुसिनेशन। जब हम कहते हैं कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहा है जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब आप कोपायलट को कोई कॉम्प्लेक्स टास्क देते हैं जिसके लिए उसके ट्रेनिंग डेटा में ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं तो वो हार नहीं मानता, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स का यूज करके एक ऐसा सोल्यूशन बना देता है जो देखने में एकदम लेजिटिमेट लगता है। उदाहरण के लिए वो किसी पॉपुलर लाइब्रेरी का ऐसा मेथड कॉल कर देगा जो उस लाइब्रेरी के डेवलपर्स ने कभी लिखा ही नहीं। अगर आप उस कोड को वैलिडेट किए बिना रन करेंगे तो आपको सीधा मेथड नॉट फाउंड या अनडिफाइंड का रन टाइम एरर मिलेगा। एआई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका प्राइमरी गोल आपके प्रॉम्प्ट को कंप्लीट करना है, ना कि फैक्चुअल करेक्टनेस को मेंटेन करना। इसके अलावा एआई टूल्स कई बार यूनिक मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि लूप्स के अंदर गलत वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट करना या फिर आपके पुरानी लेगेसी कोड के कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर कर देना। इसलिए जब भी एआई कोई थर्ड पार्टी एपीआई का यूसेज सजेस्ट करे तो आपको हमेशा उस एपीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज को ओपन करके वैलिडेट करना चाहिए कि क्या सच में वो पैरामीटर्स सपोर्टेड हैं। एआई की इस आदत के कारण ही हम कहते हैं कि जो कोड दिखने में सही लगे उस पर कभी ट्रस्ट मत करो। आपकी वैलिडेशन प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी हलुसिनेटेड कोड रिव्यू फीस को बाईपास न कर सके। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको घंटों की फ्रस्ट्रेटिंग डीबगिंग से बचा लेगी। इस एग्जाम्पल स्निपेट में हम एआई हलुसिनेशन का एक बहुत ही क्लासिक केस देख रहे हैं। प्रॉम्प्ट में यूजर ने एक्मी कॉर्प एपीआई से यूजर डिटेल्स फेच करने को कहा था। एआई ने रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एआई ने requests.fetch_user मेथड कॉल कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि पाइथन की रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी में ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां गेट या पोस्ट मेथड्स होते हैं। साथ ही इसने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पर to_json कॉल किया है, जबकि सही मेथड जेसन होता है। एआई ने इन मेथड्स को खुद से इन्वेंट कर लिया क्योंकि वे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से लॉजिकल साउंड कर रही थी। अगर डेवलपर इस कोड को वैलिडेट नहीं करेगा और सीधा कमिट कर देगा तो एप्लीकेशन तुरंत क्रैश हो जाएगा।
यही रीजन है कि एआई की आउटपुट की वैलिडेशन इतनी क्रिटिकल है। ये सीक्वेंस डायग्राम एक डेवलपर और एआई के बीच की इंटरेक्शन को शो करता है जब वैलिडेशन मिसिंग होता है। एआई जनरेटेड आउटपुट को वैलिडेट करते समय जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको चेक करनी होती है वो है कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट अलाइनमेंट। कई बार एआई ऐसा कोड लिखता है जो बिल्कुल एरर फ्री होता है, उसके सारे टेस्ट्स भी पास हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसे एप्लीकेशन के बड़े पिक्चर में देखते हैं तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिटहब कोपायलट या किसी भी एआई एजेंट के पास आपकी पूरे आर्किटेक्चर, आपके हिस्टोरिकल डिजाइन डिसीजंस और आपकी डोमेन की डीप बिजनेस लॉजिक का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। वो मुख्य रूप से उस फाइल के आसपास के कोड या आपके आईडीई में ओपन टैब्स को एनालाइज करके आउटपुट जनरेट करता है। जब एआई आपको कोई सोल्यूशन दे तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या ये कोड एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो मुझे चाहिए? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक डेटाबेस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है। एआई आपको इन मेमोरी कैशिंग का कोड सजेस्ट कर सकता है जो दिखने में बहुत फास्ट लगेगा, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको मल्टीपल सर्वर्स के बीच डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो वो लोकल कैशिंग अप्रोच आपके सिस्टम में भयंकर बग्स ला सकती है। यहाँ एआई गलत नहीं है, लेकिन उसका इंटेंट आपके आर्किटेक्चर से अलाइंड नहीं है। आपको उस आउटपुट को वैलिडेट करके रिजेक्ट करना होगा और उसे बताना होगा कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिस कैश यूज होता है, उसके हिसाब से कोड लिखो। ये अलाइनमेंट प्रोसेस ये गारंटी देती है कि जनरेटेड कोड सिर्फ एक आइसोलेटेड स्निपेट नहीं है, बल्कि वो आपके प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम का एक परफेक्ट हिस्सा बन सकता है। इस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट कोड की एग्जांपल में एआई ने यूजर प्रोफाइल को फेच करने के लिए कंपोनेंट जनरेट किया है। एआई ने इसके लिए यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स का बहुत ही बेसिक और करेक्ट इंप्लीमेंटेशन दिया है, लेकिन वैलिडेशन के दौरान आपको रियलाइज होता है कि आपके प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस के अनुसार यूजर का डेटा पूरे एप्लीकेशन में शेयर होना चाहिए, जिसके लिए आप ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल जैसे रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का उपयोग करते हैं। एआई ने जो लोकल स्टेट का सोल्यूशन दिया है वो एक छोटी ऐप के लिए तो सही है, लेकिन आपकी एंटरप्राइज ऐप की इंटेंट और आर्किटेक्चर की अगेंस्ट है। इसलिए डेवलपर को इस सजेशन को रिजेक्ट करके या मॉडिफाई करके ग्लोबल स्टेट वाला अप्रोच इंप्लीमेंट करना होगा। ये ग्राफ हमें इंटेंट वैलिडेशन के साइकिल को समझाता है। प्रोसेस टॉप पर बिजनेस रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होती है जो सीधे डेवलपर के दिमाग में जाती है। डेवलपर उसकी बेसिस पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करता है और कोपायलट कोड जनरेट करता है। फिर हम इंटेंट वैलिडेशन चेक वाली डिसीजन बॉक्स पर आती हैं। एआई जनरेटेड आउटपुट को वैलिडेट करने का एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कोड क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी को मेंटेन रखना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बहुत फेमस कहावत है कि कोड एक बार लिखा जाता है लेकिन उसे हजारों बार पढ़ा जाता है। जब एआई कोड जनरेट करता है तो उसका फोकस सिर्फ टास्क को फंक्शनल बनाने पर होता है। इस प्रोसेस में कई बार एआई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ओवर इंजीनियर्ड या डेंस कोड जनरेट कर देता है। वो ऐसे कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस या वन लाइनर्स बना सकता है जो मशीन के लिए तो बहुत एफिशिएंट हो, लेकिन जब कोई ह्यूमन डेवलपर 6 महीने बाद उस कोड को डिबग करने बैठेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए ह्यूमन स्टैंडर्ड्स अभी भी सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आपको ये वैलिडेट करना होगा कि क्या एआई ने जो वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम दिए हैं वे मीनिंगफुल और क्लियर है, क्या कोड का स्ट्रक्चर मॉड्यूलर है, क्या उसने हर एक लॉजिकल ब्लॉक के ऊपर प्रॉपर कमेंट्स लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि एआई ने जो कोड दिया है उसे पढ़कर समझने में और उसे आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक लाने के लिए रिफैक्टर करने में उसे खुद स्क्रैच से लिखने से ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो एआई सजेशन यूजलेस है। आपको एआई को प्रॉम्प्ट देकर बोलना चाहिए कि इस लॉजिक को छोटी और रीडेबल यूनिट्स में ब्रेक करो या इस कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव करो। याद रखिए, एआई आपका काम आसान करने के लिए है, ना कि आपके प्रोजेक्ट में ऐसा स्पगेटी कोड ऐड करने के लिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए टेक्निकल डेट और मेंटेनेंस नाइटमेयर बन जाए। इस पाइथन स्निपेट में हम कोड क्वालिटी का एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। पहले हिस्से में एआई ने एक्टिव यूजर्स का डेटा फिल्टर करने के लिए एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जनरेट किया है जो कि एक सिंगल लाइन में सब कुछ कर रहा है। ये बहुत ही डेंस है और अगर इसमें कोई बग आ जाए तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ वैलिडेशन के बाद डेवलपर ने इसे क्लीन और रीडेबल फॉर्मेट में रिफैक्टर कर दिया है। इसमें हमने हर एक कंडीशन जैसे इज एक्टिव, इज अडल्ट और हैज ईमेल को अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन किया है। इससे कोड का लॉजिक एकदम क्लियर हो गया है कि हम एग्जैक्टली क्या फिल्टर कर रहे हैं। यही ह्यूमन रीडेबल क्वालिटी है जिसे हमें एआई आउटपुट में इन्फोर्स करना होता है ताकि कोई भी नया डेवलपर इस कोड को आसानी से समझ सके। ये स्टेट डायग्राम हमें कोड क्वालिटी चेक के साइकिल को दिखाता है। सबसे पहले हमारे पास रॉ एआई कोड आता है जो ह्यूमन रिव्यू स्टेट में जाता है। इस रिव्यू के अंदर हम 3 मुख्य चीजें चेक करते हैं: रीडेबिलिटी, नेमिंग कन्वेंशंस और मॉड्यूलैरिटी।
एआई जनरेटेड आउटपुट को वैलिडेट करने का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है सिक्योरिटी और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पैकेजेस और लाइब्रेरीज पर रिलाई करते हैं। जब आप को पायलट को कोई टास्क देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अक्सर किसी नए पैकेज को इंस्टॉल करने और उसे इंपोर्ट करने का कोड सजेस्ट कर देता है। यही वो पॉइंट है जहां आपको हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। आपको हर एक सजेस्टेड पैकेज को डीपली स्क्रूटनाइज करना होगा। सबसे पहला रिस्क है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। क्या एआई ने जो पैकेज सजेस्ट किया है वो एक्टिवली मेंटेन्ड है या वो 5 साल पुराना डिप्रिकेटेड कोड है जिसमें ढेरों सिक्योरिटी बग्स हैं। दूसरा रिस्क है लाइसेंसिंग का। अगर आप एक कमर्शियल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका कोड क्लोज्ड सोर्स है और एआई ने आपको कोई ऐसा पैकेज यूज करने को बोल दिया जिसका लाइसेंस AGPL है, तो ये आपकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा लीगल रिस्क बन सकता है। तीसरा और सबसे नया रिस्क है स्लॉप स्क्वॉटिंग। ये एक बहुत ही डेंजरस अटैक वेक्टर है। जैसा कि हमने पहले देखा, एआई कभी-कभी पैकेजेस के नाम हैलुसिनेट कर देता है जो असल में होते ही नहीं है। हैकर्स इन एआई मॉडल्स को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि एआई कौन सी फेक नाम सजेस्ट कर रहा है। फिर वे हैकर्स उसी फेक नाम से मैलिशियस पैकेजेस पैकेज रजिस्ट्रीज जैसे NPM में पब्लिश कर देते हैं। अगर आप बिना वैलिडेट किए उस एआई सजेस्टेड पैकेज को अपने सिस्टम में NPM इंस्टॉल कर लेंगे तो आप सीधे अपने सर्वर पर मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। इसलिए एआई की किसी भी पैकेज सजेशन को हमेशा एक ह्यूमन रिव्यू और सिक्योरिटी स्कैन से गुजरना ही चाहिए। इस package.json फाइल में एआई ने डेट्स को पार्स करने के लिए मोमेंट लाइब्रेरी सजेस्ट की है। Moment.js जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम की एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी रही है, लेकिन अब ये ऑफिशियली लेगेसी मोड में है और इसके डेवलपर्स इसे नए प्रोजेक्ट्स में यूज न करने की सलाह देते हैं क्योंकि ये बंडल साइज को बहुत बड़ा कर देती है। एआई ने इसे सजेस्ट किया क्योंकि इसके ट्रेनिंग डेटा में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद थे। एक अवेयर और अलर्ट डेवलपर इस आउटपुट को वैलिडेट करेगा और इस सजेशन को रिजेक्ट कर देगा। इसके बजाय वो एआई को प्रॉम्प्ट करेगा कि डेट मैनिपुलेशन के लिए मॉडर्न डेट FNS या जावास्क्रिप्ट की नेटिव डेट API का उपयोग करके कोड जनरेट करे। ये दिखाता है कि एआई आपको आउटडेटेड रास्ते पर ले जा सकता है अगर आप उसे गाइड न करें। ये फ्लोचार्ट हमें सिक्योरिटी और डिपेंडेंसी वैलिडेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शो कर रहा है। जब एआई कोई पैकेज सजेस्ट करता है तो हमारा पहला सवाल होता है, क्या ये पैकेज सच में एग्जिस्ट करता है? माइक्रोसॉफ्ट के रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। एआई सिस्टम्स को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जब आप एक डेवलपर के रूप में गिटहब कोपायलट का यूज करते हैं तो आप सिस्टम में जो भी कोड ऐड कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ब्लैक बॉक्स अप्रोच कभी काम नहीं करती। मान लीजिए कि कल को आपके डिप्लॉय किए गए कोड में कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है या कोई क्रिटिकल बग प्रोडक्शन में यूजर्स को इम्पैक्ट करता है। ऐसे में आप अपनी लीडरशिप या क्लाइंट्स को ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये कोड तो एआई ने लिखा था। आपके पास आपके सिस्टम की हर एक डिजाइन चॉइस और लॉजिक का क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वैलिडेशन प्रोसेस आपको इसी ट्रांसपेरेंसी को अचीव करने में मदद करती है। जब एआई कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक सजेस्ट करता है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हैं, तो आपको उस कोड को तुरंत अपने प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करने से बचना चाहिए। इसके बजाय आपको कोपायलट चैट का यूज करके उससे पूछना चाहिए कि इस लॉजिक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करो। जब आप कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को पूरी तरह समझ लें तभी उसे एक्सेप्ट करें। इसके साथ ही एआई जेनरेटेड फीचर्स में क्लियर ऑडिटिंग, लॉगिंग और एरर रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज होना बहुत जरूरी है ताकि अगर कुछ गलत हो तो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके। एक क्लियर वैलिडेशन फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि आपकी टीम का एआई पर ट्रस्ट बढ़े और सभी स्टेक होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस रहे कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इस पाइथन स्निपेट में हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। मान लीजिए एआई ने प्रोसेस रिफंड का कोर लॉजिक जनरेट कर दिया था, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर ने वैलिडेशन के दौरान महसूस किया कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इसलिए डेवलपर ने मैन्युअली इसमें लॉगिंग स्टेटमेंट्स ऐड किए। पहला लॉग बताता है कि रिफंड इनिशिएट हो गया है। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सक्सेस और फेलियर दोनों सिनेरियोज को लॉक किया जा रहा है। अगर रिफंड फेल होता है तो एरर को साइलेंटली इग्नोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे प्रॉपर डिटेल्स के साथ एरर लॉग में रिकॉर्ड करके रीज किया जा रहा है। ये वैलिडेशन प्रैक्टिस ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन में सिस्टम का बिहेवियर पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल और ट्रेसेबल हो। ये सिंपल लेकिन पावरफुल ग्राफ ट्रांसपेरेंसी अचीव करने की फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एआई कोड जनरेट करता है और फिर हम डिसीजन ब्लॉक पर आते हैं। क्या आप इस कोड को समझ पा रही हैं? अब तक हमने कोड को मैन्युअली पढ़ने और उसके आर्किटेक्चरल इंटेंट को समझने की बात की, लेकिन जब बात सॉलिड इंजीनियरिंग की आती है तो सिर्फ आंखों से देखकर यानी आई बॉलिंग के जरिए कोड को वैलिडेट करना कभी भी सफिशिएंट नहीं होता।
ह्यूमन रिव्यू प्रोन टू एरर होता है। एआई जनरेटेड आउटपुट को वैलिडेट करने का सबसे रोबस्ट और साइंटिफिक तरीका है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यूनिट टेस्ट्स और इंटीग्रेशन टेस्ट्स आपके सॉफ्टवेयर के लिए एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। जब गिटहब कोपायलट आपके लिए कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जनरेट करता है, तो आप गारंटी से नहीं कह सकते कि वो सभी बाउंड्री कंडीशंस और एज केसेस पर सही तरीके से परफॉर्म करेगा। यहीं पर टेस्ट्स काम आते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या टीडीडी का अप्रोच एआई के साथ बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। आप खुद से एक फीलिंग टेस्ट लिख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है, और फिर एआई को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा कोड लिखे जो उस टेस्ट को पास कर दे। ये अप्रोच एआई की हैलुसिनेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। इसकी ऑल्टरनेटिव के रूप में, अगर आपने पहले कोड जनरेट करवा लिया है, तो आप /tests कमांड का यूज करके कोपायलट से ही उस कोड को वैलिडेट करने के लिए यूनिट टेस्ट्स लिखवा सकते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, अगर एआई ही कोड लिख रहा है और एआई ही उसके टेस्ट्स लिख रहा है, तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगुनी हो जाती है। आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि क्या टेस्ट्स वास्तव में क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक को वैलिडेट कर रहे हैं या वे सिर्फ ट्रू इज इक्वल टू ट्रू वाले यूजलेस असर्शंस पास कर रहे हैं। बिना सॉलिड टेस्टिंग की एआई कोड को डिप्लॉय करना आग से खेलने के बराबर है। यहाँ हमने टेस्टिंग के थ्रू वैलिडेशन का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देखा है। ऊपर की तरफ एआई ने दो नंबर्स को डिवाइड करने का एक फंक्शन दिया है जो सिर्फ E/B रिटर्न कर रहा है। नीचे डेवलपर ने इसे वैलिडेट करने के लिए पाई टेस्ट का यूज करके यूनिट टेस्ट लिखे हैं। पहला टेस्ट सक्सेस सिनेरियो को चेक कर रहा है, जहां 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 आता है। लेकिन असली वैलिडेशन दूसरे टेस्ट में है, जहां हम बाउंड्री कंडीशन या एज केस चेक कर रहे हैं, 0 से डिवाइड करना। जब हम 10 को 0 से डिवाइड करते हैं तो पाइथन 0 डिवीजन एरर थ्रू करता है। टेस्ट तो पास हो जाएगा, लेकिन ये डेवलपर को एक इंडिकेशन देता है कि मुख्य फंक्शन में इस एरर को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए कोई कोड नहीं है। अब डेवलपर वापस जाकर एआई को बोल सकता है कि इस एरर को कैच करके एक प्रॉपर मैसेज रिटर्न करे। इस ट्रेनिंग सेशन के फाइनल स्टेज में हम उन कोर बेस्ट प्रैक्टिसेस को समराइज करेंगे जो गिटहब कोपायलट जैसे एआई टूल्स को रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट करने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हमेशा ह्यूमन इन द लूप मेंटेन रखें। एआई आपका ऑटो पायलट नहीं है, वो आपका को पायलट है जो आपको सिर्फ नेविगेट करने में मदद कर रहा है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। जब भी आप एआई के साथ काम करें, तो बड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एक साथ जनरेट करवाने के बजाय उन्हें छोटे और मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक डाउन करें। हर एक छोटे ब्लॉक को जनरेट करवाने के बाद उसे वैलिडेट करें, उसके टेस्ट्स लिखें और फिर आगे बढ़ें। इसे हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके साथ ही आपको हमेशा अपनी कंपनी के डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस के प्रति अवेयर रहना चाहिए। कभी भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा, एपीआई कीज या कॉन्फिडेंशियल बिजनेस सीक्रेट्स को प्रॉम्प्ट के रूप में चैट में पेस्ट ना करें। जैसा कि हमने पहले देखा, एआई के आउटपुट्स को हमेशा शक की निगाहों से देखें। अगर कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है तो उसे और भी गहराई से चेक करें। आपको अपने अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग और इंजीनियरिंग जजमेंट हमेशा जिंदा रखना होगा। याद रखिए, एआई आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा होगा वो डिसीजन आपका है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपने एआई आउटपुट को वैलिडेट करने की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसी ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेपरेशन, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये फाइनल पाइथन स्निपेट एक कॉन्सेप्चुअल कोड है जो हमारे पूरे ट्रेनिंग सेशन की कोर मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमन इन द लूप। यहाँ हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट फंक्शन है जो 3 पैरामीटर्स ले रहा है: फीचर कोड, टेस्ट्स का स्टेटस और ह्यूमन रिव्यू का स्टेटस। अगर ऑटोमेटेड टेस्ट्स पास नहीं हुए हैं तो सिस्टम तुरंत एरर रेज कर देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक दूसरा है। भले ही सारी टेस्ट्स पास हो गए हों, लेकिन अगर ह्यूमन रिव्यूड का फ्लैग फॉल्स है तो भी सिस्टम डिप्लॉयमेंट को रोक देगा। ये कोड एक एंटरप्राइज लेवल के कंप्लायंस और रिस्पॉन्सिबल एआई पॉलिसी को शो करता है, जहां मशीन के काम पर इंसान की मोहर लगना अनिवार्य है। जब दोनों वैलिडेशंस पास हो जाते हैं, तभी हम कोड को सेफली प्रोडक्शन में भेजते हैं। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft
certification ebooks, you can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.